और वहां वो RSR के गेटअप में रेडी हो गया और उसके आर्मर पर तेज धार वाले बहुत सारे छोटे छोटे हथियार थे। वो रेडी ही हुआ था कि तभी उसे एक कॉल आई, बॉस वो सभी RSR मैंशन में एंट्री कर चुके हैं। रुद्र अभी ऊपर ही था। उसने अपना ब्लैक मास्क लगाया और नीचे जाने ही वाला था कि उसका फोन दोबारा रिंग होने लगा। बॉस, उन्होंने हमारे 10 आदमियों को घायल कर दिया है। वो सभी इतनी खराब हालत में हैं जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। कॉल करने वाला आदमी विक्रम ही था। दोनों बार विक्रम ने ही RSR को अपडेट दी थी। ये सुनकर RSR के कदम अपने आप ही रुक गए। अब उसने मन बना लिया था उसे सामने लाने का, जिसे शायद ये दुनिया भूल चुकी है। एक नाथ ने मन ही मन कहा, ये इन बेवकूफों ने क्या कर दिया? गार्ड्स को मारने की क्या जरूरत थी? अब तो उस तूफान को आने से मैं भी नहीं रोक सकता। जायंट पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वो किसी RSR से नहीं डरता। एक आदमी जायंट को कंटिन्यू लाइव वीडियो दिखा रहा था। जायंट की टीम RSR मैंशन में आ चुकी थी। सभी मैरिज के सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे। वहां पर दृष्टि नहीं थी। तभी विक्रम ने आकर सभी को अंडरग्राउंड वाले सेफ हाउस में जाने के लिए बोला। सभी ने पूछा कि क्या हुआ। विक्रम ने कहा, रेड अलर्ट। उन सभी को समझते देर नहीं लगी कि विक्रम क्या कहना चाहता है। सभी ने उसकी बात मान ली थी। वो खुद भी सेफ हाउस में चला गया था क्योंकि ये RSR का ऑर्डर था। उनमें से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पर दृष्टि नहीं है। सभी लोग डरे हुए थे। ऐसा उनकी लाइफ में पहली बार हुआ था। विक्रम ने सभी फैमिली वाली को इकट्ठा किया और सबसे कहा, मैं आज सभी फैमिली वालों को एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप सभी का डर दूर हो जाएगा। हंसराज दादाजी ने कहा, ओए खोते दा पुत्र, डरे तेरा पियो, हम किसी से नहीं डरते। तभी विक्रम ने वहां की बड़ी सी डिस्प्ले में मैंशन के लाइव कैमरे की वीडियो स्टार्ट कर दी। सभी ने देखा कि काफी सारे आदमियों ने पूरे मैंशन को घेर लिया है। उन सभी के पास तेज धार हथियार और तलवारें हैं। ये सब देखकर जगमोहन और जानकी सबसे ज्यादा डर रहे थे। विक्रम ने कहा, आज आप सबका लाइव एंटरटेनमेंट होगा। किसी भी फैमिली मेंबर को डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को उसकी बात समझ नहीं आई। विक्रम ने कहा, तुम सभी लोगों को पता है कि आज तक किसी ने भी RSR पर हमला क्यों नहीं किया। आरव ने कहा कि सभी इतने पावरफुल आदमी से डरते होंगे। नहीं, RSR से माफिया का कोई आदमी नहीं डरता। सभी ये सुनकर हैरान थे। विक्रम ने कहा कि ISR के पीछे कोई है जिससे ये पूरी दुनिया कांपती है। आदित्य ने कहा, विक्रम यार, ये गोल गोल बातें घुमाना बंद करो। तुम्हें पता है अब सभी गार्ड्स को भी सेफ हाउस में भेज दिया गया है क्योंकि RSR कभी भी अपने आदमियों का खून खराबा नहीं चाहता। आज इस मैंशन में मौत का ऐसा तांडव होगा कि हर किसी की रूह कांप जाएगी। तुम्हें पता है आज ये लाइव टेलीकास्ट सिर्फ हम ही नहीं देख रहे बल्कि दुनिया का हर पावरफुल आदमी देख रहा है। इसका इंतजाम बॉस ने ही करवाया है क्योंकि दुनिया उसे भूल चुकी है। विक्रम की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहने वाला। आज पूरे माफिया वर्ल्ड में खलबली मची हुई थी। सभी लाइव टेलीकास्ट को अपनी डिस्प्ले पर देख रहे थे। सभी आज जायंट से नाराज थे। वो आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि ये जायंट हमें भी मरवाएगा। पर मन ही मन वो सभी सोच रहे थे कि अगर RSR का आज खेल ही खत्म हो जाए तो मजा आ जाए। क्या पता वो अफवाह एक झूठी खबर ही हो जिसे सिर्फ अपना नाम करने के लिए ही फैलाया हो। अभी सब अपने मन में ख्याली पुलाव ही पका रहे थे। तभी उनकी नजर सीढ़ियों से उतरते हुए एक जेंटलमैन पर पड़ी जिसके अभी सिर्फ शूज ही नजर आए थे। सभी आपस में बात करने लगे, अब ये जोकर कौन है? तभी उसके पैरों से उसका शरीर बड़ा होता जा रहा था। सभी को उसकी पूरी बॉडी दिख गई थी। कुछ लोगों ने मन ही मन कहा, इसका पूरा फेस तो गोल्डन मास्क से कवर है। तभी कैमरा उसके व्हाइट सूट पर बने एक ड्रैगन के डिजाइन पर फोकस हुआ। वो ड्रैगन ब्लैक शाइनिंग कलर का था। उसे देख कुछ लोगों की रूह अंदर से कांप गई। दर्श ठाकुर भी अपने आदमियों के साथ देश के बाहर बैठा वो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। उस ब्लैक ड्रैगन को देखकर वो तो एकदम से फ्रीज हो गया था। रवि सिंघानिया और विनोद राणा को समझते देर नहीं लगी कि वो ही ब्लैक ड्रैगन है। वही जब जायंट ने देखा कि ये है वो जोकर जिससे सब डरते हैं। अब जायंट भी लाइव टेलीकास्ट ही देख रहा था। उसने अपने मुंह में सिगार जलाई और उसका एक कश लगाया। अभी उसका कश पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी नजर ब्लैक ड्रैगन को मारने आते हुए अपने एक आदमी पर पड़ी। वो जायंट के सबसे ट्रेन्ड आदमियों में से एक था। सभी की नजर उसी पर थी। वो अभी तक ब्लैक ड्रैगन के पास पहुंचा भी नहीं था।
कि उससे पहले ही उस आदमी का सिर कटकर ब्लैक ड्रैगन के पैरों में आकर गिरा। ये नजारा लाइव होते हुए भी किसी को कुछ समझ नहीं आया कि उस आदमी का सिर कैसे धड़ से अलग हो गया। दर्श ठाकुर ने कहा, मैंने बोला था उसे आने पर मजबूर मत करो, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब इसका हर्जाना पूरे माफिया को भुगतना पड़ेगा। अरे ये कुछ माफिया के लोग अपने आप को ज्यादा ही पावरफुल समझने लगे हैं। सेफ हाउस में फैमिली वाले तो इस सीन को देखकर कांप गए थे। विक्रम ने हंसराज दादाजी से कहा, अब डर लगा दादाजी। हंसराज कपूर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मुझे क्यों डर लगेगा। तभी प्रताप सिंह रायजादा ने कहा, फिर तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही है। हंसराज ने कहा, वो तो बुढ़ापे की वजह से थकावट जल्दी हो जाती है। विक्रम ने सभी फैमिली वालों से कहा, यही है जो आरएसआर के पीछे है, द ब्लैक ड्रैगन। उस नाम को सुनकर बूढ़े आदमियों ने कहा, इसका मतलब वो 3 से 4 साल पहले की अफवाह सच थी। विक्रम ने कहा, हाँ 100% सच। तभी शिवम ने कहा, कौन सी घटना दादाजी। प्रताप सिंह रायजादा ने कहा कि ये वही है जिसने माफिया के आधे से ज्यादा लोगों को एक ही रात में खत्म कर दिया था। अब तो सभी बच्चों को भी उस लाइव टेलीकास्ट में मजा आ रहा था। उसके बाद सभी लोग उस टेलीकास्ट को ध्यान से देखने लगे। 5 आदमियों ने एक साथ हमला किया, उनका भी यही हाल हुआ था। अब उन सभी आदमियों के मन में भी डर बैठ गया था। मौत का तांडव शुरू हो चुका था। धीरे धीरे आदमियों के चिल्लाने की आवाज उस मैंशन में गूंजने लगी। किसी का पैर कट रहा था तो किसी का हाथ कटकर गिर गया था। ब्लैक ड्रैगन की आंखों में दरिंदगी साफ देखी जा सकती थी। पूरे माफिया में खलबली मच गई थी। सभी के शरीर ब्लैक ड्रैगन के वापस आने के डर से कांप रहे थे। अब वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाहर गार्डन में आ गए थे। ब्लैक ड्रैगन ऐसे कपड़ों से कवर था जो कि बुलेट प्रूफ तथा फायर प्रूफ थे। वो सभी ब्लैक ड्रैगन को एक प्लान के अकॉर्डिंग वहां खुले में लेकर आए थे। उन सभी ने एक बड़ा सा नेट हवा में उछालकर ब्लैक ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। वो नेट इससे पहले कि ब्लैक ड्रैगन के ऊपर गिरता, उससे पहले ही उस नेट के हवा में ही 100 से ज्यादा टुकड़े हो गए थे। वो आदमी एक दूसरे से ही कह रहे थे, ये कोई इंसान है या कोई शैतान। बॉस ने इस आदमी के बारे में हमें तो कुछ नहीं बताया था। एक और आदमी ने कहा, अबे सालो, तुम्हें अब भी इस चीज की पड़ी है कि उस साइको आदमी ने हमें क्या बताया था और क्या नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम आज यहाँ से बचकर कैसे निकले। अगर ब्लैक ड्रैगन इन छोटी सी ट्रिकों से डर जाता तो उस ब्लैक ड्रैगन का डर पूरी दुनिया में कैसे होता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आरएसआर उन आदमियों को मार किस चीज से रहा था। तो उसके हाथों में एक पतला सो मजबूत धागा था जिसके छूने मात्र से आदमी का हाथ कट जाए। ब्लैक ड्रैगन इस धागे का यूज करने में बहुत ही परफेक्ट हो गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि इसका इन्वेंशन किया किसने था। अब उन्होंने एक साथ ब्लैक ड्रैगन पर हमला करने की सोची और आगे की तरफ दौड़ पड़े जहां ब्लैक ड्रैगन खड़ा हुआ था। इतने आदमियों को एक साथ आते देखकर ब्लैक ड्रैगन ने अपने पीछे से 2 तेजधार वाली तलवार निकाल ली थी। बस फिर क्या था, उसने अपनी तलवार को फुर्ती से घुमाना शुरू किया और उसके तलवार की स्पीड को देख सभी हैरान थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ब्लैक ड्रैगन के सामने जाने की, पर उन्हें तो अपने बॉस का ऑर्डर तो पूरा करना ही था। सभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई करने लगे। तलवारों से तलवारों की टकराने की आवाज साफ सुनाई दे सकती थी। लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ब्लैक ड्रैगन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। एक आदमी छुपकर मौके की तलाश में बैठा था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने ब्लैक ड्रैगन पर बुलेट फायर कर दी। क्या ब्लैक ड्रैगन इतने सारे लोगों से अकेला लड़ पाएगा? क्या वो बुलेट ब्लैक ड्रैगन को लग जाएगी? आखिर क्या रिश्ता है ब्लैक ड्रैगन का आरएसआर से, और जायंट आरएसआर को क्यों मारना चाहता है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यू। तलवारों से तलवारों की टकराने की आवाज साफ सुनाई दे सकती थी। फैमिली के लोग ऐसा माहौल देख डर गए थे, पर शिवम, आरव, नवीन, इन सभी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हॉलीवुड की एक्शन मूवी चल रही हो। जगमोहन जी ने कहा, बेटा विक्रम, ये ब्लैक ड्रैगन तो बहुत ही डेंजर है। विक्रम ने कहा, अंकल जी, ये किसी को परेशान नहीं करते, पर जब कोई आरएसआर और उसकी फैमिली की तरफ नजर उठाकर देखता है तो फिर इनसे उन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। आपको पता है मिनिस्ट्री में हमारे देश का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? सभी बड़े लोगों ने कहा, हमने तो अर्जुन राणा का ही नाम सुना है, पर उनकी रैंक भी मिनिस्ट्री में 2nd है। विक्रम ने कहा, और 1st रैंक किसकी है? सभी ने कहा, वो तो हमें नहीं पता। विक्रम ने आगे कहा, उस 1st रैंक पर
द ब्लैक ड्रैगन ही है। ये सुनकर तो सबको शॉक ही लग गया। अब उन्हें कुछ कुछ ब्लैक ड्रैगन की पावर का अंदाजा हो रहा था। टेलीकास्ट में से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ब्लैक ड्रैगन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। एक आदमी छुपकर मौके की तलाश में बैठा था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने ब्लैक ड्रैगन पर बुलेट फायर कर दी। ये देखकर सभी फैमिली वाले घबरा गए। विक्रम भी बुलेट फायर होने से डर गया था। माफिया के लोग तो खुश हो रहे थे कि बुलेट सीधा ब्लैक ड्रैगन के पीछे से सिर में लगेगी। वो खुश हो ही रहे थे कि तभी उन सभी ने कुछ ऐसा देखा कि जिससे उन्हें शॉक ही लग गया था। किसी के मुंह से कोई वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि बुलेट किसी तलवार से टकराई और उसके बाद वहां खड़े दो लोगों के सिर में बुलेट लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े थे। सभी हैरान इस बात से थे कि जिसने वो बुलेट रोकी थी, उसने तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए थे। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि एक लड़की जो व्हाइट स्ट्रेचेबल कपड़ों में थी, टाइट फिटिंग में उसका परफेक्ट फिगर साफ साफ नजर आ रहा था। उसने फेस पर गोल्डन मास्क लगा रखा था। वो लड़की देखने में डेलिकेट डॉल लग रही थी, पर उसके कारनामे को देखकर कुछ लोगों को लग रहा था कि ये आफत कहां से आ गई। पर ज्यादातर माफिया के आदमी उसे देखकर कांप गए थे। दर्श ठाकुर ने कहा, अब ये मौत की देवी कहां से आ गई? जायंट को अब मरने से कोई नहीं रोक सकता। विनोद राणा ने कहा, बॉस ये लड़की कौन है? दर्श ठाकुर ने कहा, ये दोनों ही अतीत के वो गहरे राज हैं जिन्हें ना खोलने में ही भलाई है। इन दोनों के बारे में ही कोई कुछ नहीं जानता, और आज ये दोनों एक साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों बिल्कुल एक जैसे। अगर ये दोनों साथ है तो समझो जायंट आज के दिन को मरने के बाद भी नहीं भूलेगा। दर्श ने आगे कहा, वो डेलिकेट गर्ल मिस क्वीन है जिसने अकेले ही लंदन में तांडव मचा दिया था। उस रात के बारे में सुनकर ही मेरी रूह कांप जाती है, और आज तो ये सब हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। विनोद राणा ने कहा, बॉस ये वही मिस क्वीन है जिसने लंदन में रिचर्ड को गायब किया था। गधे इस दुनिया में और कौन सी मिस क्वीन है? दर्श ठाकुर ने कहा। एक आदमी और भी था जो इस घटना को देख रहा था। वो एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। उसके कपड़े पर वी का साइन था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो उस लाइव टेलीकास्ट को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो अभी ही ब्लैक ड्रैगन और मिस क्वीन को खत्म कर देगा, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। सबने देखा कि मिस क्वीन ने तलवार से बुलेट के 2 टुकड़े कर दिए थे। सभी फैमिली के लोग मिस क्वीन के कारनामे को देखकर हैरान थे। ब्लैक ड्रैगन ने देखा कि मिस क्वीन उसका साथ दे रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उन दोनों ने तांडव शुरू कर दिया। दोनों की मार्शल टेक्निक सेम थी। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो फाइट की रिहर्सल करके आए हो। सभी को वो दोनों कपल लग रहे थे। वहां लोगों की दर्द में चीखने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो लोग उनके सामने गाजर मूली की तरह कटते जा रहे थे। मिस क्वीन भी तलवार के साथ उस धागे को यूज कर रही थी। ब्लैक ड्रैगन सोच रहा था कि कहीं इस धागे का इन्वेंशन मिस क्वीन ने तो नहीं किया। कुछ लोग दूर से उन दोनों पर पत्थर फेंकने लगे। वो दोनों भी हवा में जंप करके उन पत्थरों को किक करने लगे। वो पत्थर ऑपोजिट डायरेक्शन में और भी तेज स्पीड में उन्हीं लोगों वापस जाकर लग रहे थे। उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। वो अपने आप से ही कह रहे थे कि एक शैतान कम था जो उसके जैसी दूसरी भी आ गई। तभी एक ने कहा, वो मिस क्वीन है। मिस क्वीन ने ब्लैक ड्रैगन के साथ मिलकर एक मार्शल फाइट की टेक्निक की। उस टेक्निक में मिस क्वीन दौड़ते हुए बहुत ही स्पीड में आई और उसने ब्लैक ड्रैगन के पास आते ही अपना एक पैर उसके हाथों पर रखा और ऊपर की तरफ जंप लगा दी। ब्लैक ड्रैगन ने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसे हवा में उछाल दिया। वो सीधा जायंट के आदमियों के समूह की तरफ उछली। उसने हवा में ही उस धागे को चलाना शुरू कर दिया, और जब वो उन 15 आदमियों के समूह पर गिरी तब तक वो आदमी मर चुके थे। उसने 30 फीट से ज्यादा ऊंची जंप लगाई थी। उसकी स्टंट को देखकर सब कांप गए। शिवम ने कहा, ये है कौन? ऐसा मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा। आरव ने कहा, इन दोनों की जोड़ी कितनी डेंजर है, जैसे इन्हें मौत का कोई खौफ ही ना हो। उन लोगों ने कहा, विक्रम से पूछा कि क्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। विक्रम ने कहा, मुझे नहीं पता। वाइफ का नाम सुनते ही वो इधर उधर कुछ देखने लगा। नायरा समझ गई कि वो क्या देख रहा है। उसने जाकर धीरे से विक्रम के कानों में कहा, दृष्टि सेफ है। उसने अपने आप को वार्डरोब के लॉकर में बंद कर लिया है। उसके पीरियड्स आए हुए हैं। वो सैनिटरी पैड चेंज करने गई थी, तभी ये सब ही गया।
विक्रम उसकी बातों से कन्विंस हो गया था। वही ब्लैक ड्रैगन और मिस क्वीन तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हो। अब लोग डर की वजह से पीछे मुड़कर वापस भागने लगे थे। वो भगवान से दुआ कर रहे थे कि भगवान आज कैसे भी बचा लो, आज के बाद तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। तभी दूसरे ने कहा, साले अगर भगवान को याद करने में पीछे रह गया तो समझना कि आज तेरी हेल्प भगवान भी नहीं कर सकता। आज उन्हें अपनी जान बचानी भारी हो रही थी। एक ने कहा, हमेशा याद रखना कि हर अफवाह झूठी नहीं होती। ब्लैक ड्रैगन ने उनके पीछे दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्रैगन खुद शिकार पर निकला हो। उसने दोस्ते हुए लोगों को मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो सभी एक एक मुक्के में दूर जा जाकर गिर रहे थे। तभी मिस क्वीन ने ब्लैक ड्रैगन से कहा, जाने दो उन्हें। ब्लैक ड्रैगन को उसकी वो बात याद आ गई कि मुझे ये जगह पहले की तरह चाहिए अगले 15 मिनट्स में। इस बार ये डायलॉग उसने मिस क्वीन से पहले ही उन लोगों से बोल दिया। बस फिर क्या था, सब लोग अपने काम में लग गए थे। क्वीन को पता था कि ब्लैक ड्रैगन कौन है, इसलिए वो ब्लैक ड्रैगन की बातों पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उस जायंट ने किसी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद जायंट ने उस आदमी से कहा कि बॉस, मिशन फेल हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे पता है। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, मेरा दूसरा प्लान रेडी है और अब तुम कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि अब तुम शायद ही बच पाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम आरएसआर को हल्के में मत लेना। तुमने सीधा उसके मेंशन पर ही हमला कर दिया। तुम्हें पता भी है उसने 3 से 4 साल पहले जो किया था, ये तो उसका 10% भी नहीं है। इतना कहकर उस आदमी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आखिर उस आदमी का दूसरा प्लान क्या था? वो दृष्टि को पकड़ना चाहता था या आरएसआर को मारना चाहता था? और ऐसा क्या हुआ था 3 साल पहले जो उन सबको कांपने पर मजबूर कर देता है? अब आगे और कौन सी मुसीबत मिस क्वीन और ब्लैक ड्रैगन का इंतजार कर रही है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन। उस आदमी ने जायंट से कहा, तुमने सीधा उसके मेंशन पर ही हमला कर दिया। तुम्हें पता भी है उसने 3 से 4 साल पहले जो किया था, ये तो उसका 10% भी नहीं है। इतना कहकर उस आदमी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ब्लैक ड्रैगन और मिस क्वीन वहां से जा चुके थे। कुछ देर बाद दृष्टि मैंशन के हाल में आ गई थी। वो देखने में इतनी डेलिकेट और इनोसेंट लग रही थी जैसे कि उसे पता ही ना हो कि यहाँ क्या हुआ था। सभी फैमिली के लोग सेफ हाउस से बाहर आ चुके थे। पर्सनल गार्ड्स अपने काम पर वापस लग गए थे। जायंट के बचे हुए लोग उस मेंशन की सफाई करके अपने आदमियों को वहां से ले जा चुके थे। बड़े से बड़ा माफिया भी ब्लैक ड्रैगन के आने से घबरा रहा था। किसी बड़े से विला में एक 50 से 55 साल का बुजुर्ग एक एक्सपेंसिव चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, एक नाथ का शिष्य बाहर आ गया है। उस बूढ़े के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस बूढ़े आदमी का नाम चंद्रमणि था। चंद्रमणि ने कहा, मैंने तो सुना था कि एक नाथ का तो एक ही स्टूडेंट था। ये दूसरा स्टूडेंट कहां से आ गया? उस आदमी ने कहा, गुरुजी, आरएसआर तो उसका नाम का ही स्टूडेंट है। एक नाथ की मार्शल टेक्निक का वारिस तो ब्लैक ड्रैगन ही है। गुरुजी, हमने ये भी पता लगा लिया है कि ब्लैक ड्रैगन आरएसआर की हेल्प के लिए क्यों आता है। चंद्रमणि ने उस आदमी को ऐसे देखा जैसे वो आगे की बात सुनने का इंतजार कर रहा हो। उसके बाद उस आदमी ने आगे कहा, गुरुजी, ब्लैक ड्रैगन से एक नाथ ने गुरु दक्षिणा में आरएसआर और उसके फैमिली की प्रोटेक्शन मांगी थी। इसलिए जब भी आरएसआर या उसकी फैमिली पर कोई खतरा आता है तो उसको पहले ब्लैक ड्रैगन का सामना करना पड़ता है। उस आदमी ने आगे कहा, गुरुजी, उस आदमी के सामने हमारा कोई आदमी 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। उसकी बात सुनकर चंद्रमणि को हंसी आ गई। वो बुढ़ा देखने में बहुत ही धूर्त और चालाक किस्म का आदमी था। उसने हंसते हुए कहा, एक नाथ को भी यही घमंड था कि उसके आगे कोई भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। 1 महीने बाद मार्शल आर्ट के महामुकाबले का आयोजन इस बार हमारे देश में हो रहा है। इस बार इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, पर इस बार हमारी जगह पर हमारे शिष्य होंगे। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी ने उस सामने खड़े आदमी को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। आरएसआर मेंशन के हॉल में पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई थी। जगमोहन और जानकी को छोड़कर हर कोई काफी हद तक नॉर्मल हो गया था। आरएसआर ने सभी से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है। और जगमोहन से कहा, अंकल जी,
अब आप नैन्सी और देव की चिंता छोड़ दीजिए, वो दोनों अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रही आज की घटना की बात, तो उसे तो भूल ही जाओ, ये बस एक छोटी सी घटना थी। जब तक ब्लैक ड्रैगन हमारे साथ है, ऐसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनको तो हमारे पर्सनल बॉडीगार्ड्स ही अंदर नहीं आने देते। पर ये सभी ब्लैक ड्रैगन को भूल गए थे, इसलिए उन्हें ये नजारा दिखाना जरूरी था, ताकि आगे से वो सब ये गलती दोबारा ना कर सके। जगमोहन जी भी उसकी बात से कन्विंस हो गए थे। सबने खाना खाया और सभी आराम करने अपने अपने रूम में चले गए। आज शाम आरएसआर को देश से बाहर जाना था, क्योंकि अब ब्लैक ड्रैगन बाहर जो आ गया था। जैसे ही दृष्टि अपने कमरे में आई तो आरएसआर ने उसको अपनी तरफ खींचा, पर उसकी गोद में देवांश सोया हुआ था। इसलिए आरएसआर ने उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस की और फिर दृष्टि से कहा कि आज मैं देश से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद वापस लौटूंगा। दृष्टि ने कहा, वैसे कहाँ जा रहे हो? आरएसआर ने कहा, रशिया। दृष्टि ने कहा, डॉक्टर राधिका को आज शाम को मेरी कुछ हेल्प चाहिए। उसे आज 10 साल की बच्चे की सर्जरी करनी है। रुद्र ने कहा, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल जरूर रखना। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। विक्रम भी आरएसआर के साथ चला गया था। आज रुद्र को अपने से दूर जाता हुआ देखकर उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है, पर उसने अपने आप से ही बड़बड़ाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तेरे मन का वहम है। दृष्टि, तू भी क्या क्या सोचने लगती है। डॉक्टर आरके और अनीता दोनों जल्दी ही आरएसआर मेंशन से निकल गए थे। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचना था। आज सिटी हॉस्पिटल में एक 10 साल के बच्चे की सर्जरी थी। सभी हॉस्पिटल में सर्जरी की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि आज उनके हॉस्पिटल में डॉक्टर राधिका जो आने वाली थी। फ्लैशबैक 3 दिन पहले डॉक्टर राधिका ने डॉक्टर आरके को कॉल किया। डॉक्टर आरके अपने केबिन में बैठे हुए अनीता के साथ लंच कर रहे थे। तभी डॉक्टर आरके का फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो ये डॉक्टर राधिका की कॉल थी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से राधिका ने उस मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची के केस के बारे में बात की। डॉक्टर आरके ने उसे फोन पर उस बच्ची के केस के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर राधिका ने कहा कि आप मंडे की शाम का स्केड्यूल फिक्स कर दो, हम शाम के 5 बजे सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। फ्लैश बैक एंड हॉस्पिटल में घड़ी में शाम के 4:30 बजे हुए थे। सर्जरी की सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उस बच्ची के पेरेंट्स भी डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। उनको पता चला था कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डॉक्टर उनकी बच्ची की सर्जरी करने आ रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो दोनों इस बात को सुनकर हैरान थे। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, प्लीज शेयर द एपिसोड एंड गिव रिव्यूज ऑन माई स्टोरी ऑन माई यूट्यूब। उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो डॉक्टर आज नहीं आएंगी। उस 30 साल की लड़की के आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके हस्बैंड ने कहा, तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो डॉज जरूर आएंगी, अभी तो सर्जरी में टाइम है। बाहर न्यूज वाले हॉस्पिटल के मेन डोर पर खड़े हुए थे, पर दृष्टि उनकी आंखों के सामने से पहले की ही तरह निकल गई थी। वो इतने सिंपल कपड़े पहनकर आती थी कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये लड़की डॉक्टर राधिका भी हो सकती है। दृष्टि ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसने और नायरा ने पार्किंग के वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज किए और हॉस्पिटल में चली गई। डॉक्टर राधिका ने रिसेप्शन पर डॉक्टर आरके के बारे में पूछा। उस लड़की ने डॉक्टर आरके को कॉल करके कहा, सर एक डॉ है जो आपके बारे में पूछ रही है। डॉक्टर आरके ने कहा, तुम उनका वेलकम करो, मैं अभी वहां आता हूँ। वो लड़की डॉक्टर आरके की बात सुनकर हैरान थी। उसने डॉक्टर राधिका और नायरा को अपने साथ वीआईपी गेस्ट रूम में ले जाकर उनका वेलकम किया और उन्हें हॉट कॉफी ऑफर की। उन दोनों ने कॉफी फिनिश ही की थी कि तभी वहां डॉक्टर आरके आ गए। उन्होंने कहा, वेलकम डॉक्टर राधिका। डॉक्टर राधिका का नाम सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अभी 5 मिनट्स डॉक्टर राधिका के साथ बिताए थे। उस लड़की ने कहा, मैम आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? डॉक्टर राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर राधिका ने उस लड़की की तारीफ करते हुए कहा, आई लाइक्ड योर वर्क, और उसे ऑटोग्राफ देकर जाने लगी। लड़की ने भी उसे कहा, थैंक यू मैम। डॉक्टर आरके ने उस लड़की से कहा, आज से तुम्हारा प्रमोशन रिसेप्शनिस्ट की हेड मैनेजर की पोस्ट पर किया जाता है। इतना कहकर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। अब तो उस बच्ची के पिता के आंखों में भी आंसू आ गए थे। सर्जरी को शुरू होने में बस 5 मिनट्स का ही टाइम रह गया था।
उसका दिल भी डर की वजह से जोरों से धड़क रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं आज सर्जरी पोस्टपोन ना हो जाए। उसकी वाइफ ने उससे कहा, शायद हमारी किस्मत में अपनी बच्ची की लाइफ बचाना लिखा ही नहीं है। आखिर चंद्रमणि के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी? क्या उसने ब्लैक ड्रैगन के लिए कोई प्लान रेडी किया हुआ था? आखिर ये चंद्रमणि एकनाथ से इतनी नफरत क्यों करता था? क्या उस बच्ची के पेरेंट्स का डर सच हो जाएगा? क्या उस बच्ची की सर्जरी नहीं हो पाएगी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल निते। तभी उन दोनों की नजर डॉक्टर आरके के साथ आती हुई एक लेडीज डॉक्टर और नर्स पर पड़ी। उस डॉक्टर ने उन दोनों से कहा, हाय, मेरा नाम डॉक्टर राधिका है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस सर्जरी में अपना बेस्ट दूंगी। उसके बाद डॉक्टर राधिका नायरा और डॉक्टर आरके के साथ ओटी में चली गई। ओटी में अनीता के साथ आज डॉक्टर अवनी भी थी। अवनी ने भी इस सर्जरी में अपनी जगह इस बार अपनी मेहनत से बनाई थी। पिछले 1.5 सालों में अवनी उस हॉस्पिटल की बेस्ट डॉक्टर्स में से एक बन गई थी। डॉक्टर राधिका भी उसके इस बदले बिहेवियर और उसकी मेहनत देखकर हैरान थी। अब जाकर वो सच में मैच्योर हो गई थी। ब्यूटीफुल तो वह पहले से ही थी, अब वो स्मार्ट भी हो गई थी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बाद सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। सर्जरी को चलते चलते 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे। सभी डॉक्टर राधिका की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। सभी हमेशा की तरह डॉक्टर राधिका और नायरा की बॉन्डिंग को देखकर हैरान थे। डॉक्टर राधिका को उससे कुछ बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ती थी। वो हर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसे टाइम पर दे देती थी। सब हैरान इस बात से थे कि एक नर्स को सर्जरी की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे हो सकती है। हद तो जब हो गई तब डॉक्टर राधिका ने उससे कहा कि इस क्लॉट को निकालने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें इसे वर्टिकल डायरेक्शन में सर्जिकल स्कैल्पल से इजेक्ट करना है। सभी सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सही सुना था। उसके बाद सभी ने जब नायरा को स्कैल्पल की हेल्प से उस क्लॉट को निकालते हुए देखा तो सभी हैरान हो गए थे। उसने बड़ी सफाई से काम किया था। तभी वहां डॉक्टर आरके का गार्ड वहां दौड़ता हुआ आया। उसने ओटी में आकर धीरे से डॉक्टर आरके से कहा, सर वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है। उसने थोड़ा साइड होकर फोन कान पर लगाया। उसने कुछ ऐसा सुना कि जिससे उसके हाथ कांपने लगे, उसके माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी। उसने डॉक्टर राधिका को कुछ देर डिस्टर्ब नहीं किया। डॉक्टर राधिका ने भी डॉक्टर आरके के रिएक्शन देख लिए थे, पर अभी उसका ध्यान सिर्फ सर्जरी पर था। जैसे ही राधिका कुछ सेकंड को फ्री हुई, डॉक्टर आरके ने उससे कहा कि मुझे अर्जेंट किसी काम से जाना होगा, अगर आपको परेशानी ना हो तो। डॉक्टर राधिका ने डॉक्टर आरके की नम होती हुई आंखों को देख लिया था। वो भी अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि ऐसा क्या हो गया जिससे डॉक्टर आरके इतने दुखी हो गए। डॉक्टर आरके अब डॉक्टर राधिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर राधिका ने कहा, आप जा सकते हो। उसके बाद डॉक्टर राधिका ने अपने आप को नॉर्मल किया। फिर डॉक्टर राधिका ने सर्जरी पर कंसंट्रेट किया। डॉक्टर आरके वहां से चले गए थे। सर्जरी फिर से कंटिन्यू हो गई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर आरके बड़ी स्पीड में दौड़ता हुआ अपनी प्राइवेट लिफ्ट से सीधा पार्किंग में गया। उसके बाद वो तेजी से कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। 1 आवर्स बाद सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी। उसके बाद ओटी का डोर ओपन हुआ। जैसे ही डॉक्टर राधिका और नायरा बाहर निकले तो सामने उस बच्ची के पेरेंट्स खड़े थे। राधिका ने उनसे कहा, सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। बच्ची को 24 आवर्स में होश आ जाएगा। ये बात सुनते ही उन दोनों की आंखों से छलकते हुए आंसू और उनकी हल्की सी मुस्कुराहट उनकी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे थे। उन दोनों ने डॉक्टर राधिका के सामने हाथ जोड़ लिए और उसका अभिवादन करने लगे। राधिका ने उनके हाथ पकड़कर कहा, मेरी भी छोटी सी बच्ची है और मैं पेरेंट्स का दर्द समझ सकती हूँ। अनीता को पता नहीं था कि डॉक्टर राधिका मैरिड है, इसलिए बच्चे की बात सुनकर वो हैरान थी। वो तीनों रेस्ट रूम में चले गए। डॉक्टर अनीता ने डॉक्टर राधिका से कहा, आपकी असिस्टेंट काफी अच्छे से सर्जरी में हेल्प करती है। इन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि ये नर्स है। और डॉक्टर राधिका ने अनीता से कहा, आपको किसने कहा कि ये नर्स है? आपने डॉक्टर नियति का नाम सुना है। आप उसकी बात कर रहे हो ना, जो वर्ल्ड की फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट है? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ये है मिस नियति। ये सुनकर तो अनीता को बहुत ही बड़ा शॉक लगा। डॉक्टर राधिका ने उससे आगे कहा, जब ब्रेन सर्जरी होती है तो ये मेरी असिस्टेंट होती है और जब हार्ट सर्जरी होती है तो मैं इनकी असिस्टेंट बन जाती हूँ।
अनीता भी एक हार्ट स्पेशलिस्ट थी, पर वो डॉक्टर नियति से बराबरी नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद जाकर अनीता नॉर्मल हुई थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। उसने देखा कि डॉक्टर आरके की कॉल है। उसने कॉल को रिसीव किया, तभी दूसरी तरफ से आरके की हड़बड़ाती आवाज आई, हार्ट सर्जरी के लिए ओटी रेडी करो, आरएसआर को सीने में बुलेट लगी है। इतना सुनते ही अनीता के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अनीता की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर राधिका के दिल में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। आज वैसे ही उसे सुबह से कुछ सही नहीं लग रहा था। डॉक्टर नियति ने डॉक्टर अनीता को संभालते हुए कहा कि क्या हुआ, लेकिन अनीता के मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला। डॉक्टर नियति ने उसे समझाते हुए कहा, आप बताइए तो सही क्या हुआ, ऐसे रोने से किसी परेशानी का सलूशन नहीं निकलेगा। नियति की बात सुनकर उसे आरके की बात याद आ गई कि जल्दी से ओटी रेडी रखो। तभी उसने अपने आप को संभालते हुए कुछ बोलने की कोशिश की। उसने हकलाते हुए कहा, डॉक्टर नियति मुझे आपकी हेल्प चाहिए। डॉक्टर राधिका उसकी बात सुनकर अंदर तक कांप गई थी। डॉक्टर नियति की भी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। डॉक्टर राधिका की तो अनीता से कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर नियति ने कहा, मैं आपके साथ हूं, बताइए क्या बात है। अनीता ने रोते हुए कहा, मेरे भाई आरएसआर को सीने में बुलेट लगी है। अनीता के ये वर्ड्स उन दोनों पर किसी परमाणु बॉम्ब की तरह गिरे। आरएसआर को गोली लगने की बात सुनकर डॉक्टर राधिका तो अंदर से टूट चुकी थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसको एक सेकंड भी कंट्रोल करना भारी हो रहा था। वो तो अनीता भी होश में नहीं थी, इसलिए उसका ध्यान उन दोनों पर ही नहीं था। वो हिम्मत करके लड़खड़ाते हुए वॉशरूम के अंदर गई और वहां बैठकर रोने लगी। वो तो वॉशरूम की फर्श बिल्कुल क्लीन थी, नहीं तो राधिका को तो इतना होश ही नहीं था कि वो इस टाइम कहाँ बैठी है। नायरा को पता था कि दृष्टि के ऊपर क्या बीत रही है। उसने पहले खुद को संभाला और फिर अनीता से कहा, मैं यहीं पर हूं, आप जल्दी से जाकर सर्जरी की तैयारी करो और आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। प्लीज लाइक माय यूट्यूब चैनल। हमारी एक भी गलती आपके भाई के लिए डेंजर साबित हो सकती है। अब आपको जल्दी करनी होगी। डॉक्टर नियति की बातों से अनीता को थोड़ी सी हिम्मत मिली। वो जल्दी से उस रूम से निकलकर ओटी की तरफ चली गई। नायरा जल्दी से भागकर वॉशरूम में गई। वहां उसने जब दृष्टि की हालत देखी तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। नायरा ने नीचे बैठकर दृष्टि को अपने गले से लगा लिया। दोनों कुछ देर एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोते रहे। थोड़ी देर बाद उसने दृष्टि से कहा कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। तुम्हें पता है ना, इस सर्जरी में मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम्हें इस टाइम दृष्टि की तरह नाजुक नहीं बल्कि मिस क्वीन की तरह स्ट्रांग बनना होगा। अभी तो मिस क्वीन को उसे भी नरक के दर्शन कराने हैं जिसने आरएसआर पर बुलेट चलाई थी। ये सुनकर उसके आंसुओं की जगह दहकती आग ने ले ली थी। अब इस शहर में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शहर में खून की होली खेली जानी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है। इतने लोगों की लाशें गिरने वाली थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जो लोग माफिया के किंग बने बैठे थे, उनकी जिंदगी में सुनामी कदम रख चुकी थी। इस शहर में मौत का ऐसा खेल शुरू होने वाला था कि लोगों की रूह तक कांप जाएंगी। जिन लोगों ने आरएसआर पर बुलेट चलाई थी, शायद वो इस काम को करके बहुत खुश हो रहे होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जंगल की रानी मिस क्वीन उनका शिकार करने के लिए तड़प रही है। आरएसआर पर बुलेट किसने चलाई थी? आखिर कौन आरएसआर को मारना चाहता था? कौन था जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया था? क्या मिस क्वीन उसे तलाश कर पाएगी? क्या होगा जब उसका सामना मिस क्वीन से होगा? अब कौन आरएसआर की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। इस शहर में मौत का ऐसा खेल शुरू होने वाला था कि लोगों की रूह तक कांप जाएंगी। जिन लोगों ने आरएसआर पर बुलेट चलाई थी, शायद वो इस काम को करके बहुत खुश हो रहे होंगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जंगल की रानी मिस क्वीन उनका शिकार करने के लिए तड़प रही है। उसने अपने आंसू पूछे और ठंडे पानी से अपना फेस धोया। नायरा ने भी ठंडे पानी से अपना फेस धोया। उसके बाद दोनों ने अपने फेस पर मास्क लगाया और वहां से ओटी की तरफ निकल गए। ओटी में सारी तैयारी हो चुकी थी। अनीता रोते हुए अपने भाई का इंतजार कर रही थी। पूरा स्टाफ सर्जरी के लिए रेडी था।
तभी उन सभी ने डॉक्टर राधिका और उनकी असिस्टेंट को वहां आते हुए देखा। अवनी अनीता को संभाल रही थी। अनीता को ऐसे रोते देखकर उसकी भी आंखें नम हो गई थीं। डॉक्टर राधिका का वहां पर आना किसी को समझ ही नहीं आया, क्योंकि सर्जरी ब्रेन की नहीं हार्ट की होनी थी। पर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो डॉक्टर राधिका से वहां आने का कारण जान सके। डॉक्टर राधिका ने अनीता को समझाते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सर्जरी आप हम पर छोड़ दें, बस आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए। जब डॉक्टर राधिका ने कहा कि ये सर्जरी आप हम पर छोड़ दें, तब जाकर अनीता का मन थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि अपने भाई की सर्जरी के बारे में सोचकर ही उसके हाथ कांपने लगे थे। उसे पता था कि वो ये सर्जरी नहीं कर पाएगी, पर डॉ राधिका की बात सुनकर वहां सभी हैरान थे। उन्होंने सोचा कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हार्ट की सर्जरी कैसे कर सकती है, पर यह बात डॉक्टर राधिका से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल को बहुत सारे पर्सनल गार्ड्स ने घेर लिया था। हॉस्पिटल के बाहर हेलीकॉप्टर्स के लैंड होने की आवाजें सुनाई देने लगी। गाड़ियों की तेज स्पीड और ब्रेक्स का शोर हॉस्पिटल में गूंजने लगा। वहां की पब्लिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वहां पर 25 से 30 हेलीकॉप्टर अब तक आ चुके थे। उनमें से ब्लैक सूट पहने वेपन से लेस लोग उतरते और हेलीकॉप्टर फिर हवा में उड़ जाता। वहां ऐसा माहौल हो गया था जैसे कि किसी बड़ी जंग की शुरुआत हो। उन वेपन से लैस आदमियों ने हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के एरिया को अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया था। सभी रास्ते क्लीन कर दिए गए थे। आसपास की मार्केट बंद कर दी गई थी। पब्लिक ये सब देखकर हैरान थी। तभी एक हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल के फ्रंट डोर के सामने पार्किंग की जगह में उतरा। उस पार्किंग एरिया को पहले ही खाली करा दिया गया था। वहां पहले से ही स्ट्रेचर मौजूद था। विक्रम अपने गोदे में आरएसआर को लिए हेलीकॉप्टर से उतरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सारे कपड़े ब्लड में हो गए थे। आरएसआर को जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले गए। विक्रम की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। डॉक्टर आरके भी उसी के साथ था। दोनों के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। आरएसआर को लिफ्ट से होते हुए जल्दी से ओटी में लाया गया। लिफ्ट को भी गार्ड पहले ही ओपन किए हुए था। एक एक सेकंड की जल्दी की जा रही थी। दूर से स्ट्रेचर पर आते हुए आरएसआर और विक्रम को नायरा और दृष्टि ने देख लिया था। दृष्टि के हाथों की मुट्ठियां कस गई थीं। उसने विक्रम के ब्लड में भीगे कपड़ा को देख लिया था। विक्रम की हालत भी रो रो कर खराब हो गई थी। उन दोनों के पास विक्रम को संभालने का टाइम नहीं था। उन दोनों ने आरएसआर के आते ही उसे ओटी में शिफ्ट किया। ओटी का डोर क्लोज हो गया था। ओटी के डोर के ऊपर की रेड लाइट ऑन हो गई थी। डॉक्टर आरके ने अनीता से अपने आंसू पूछते हुए कहा, तुम अंदर क्यों नहीं गई? क्या अवनी सर्जरी को कर रही है? अनीता ने ना में सिर हिलाया। डॉक्टर आरके को कुछ समझ नहीं आया। उसने अनीता से कहा, फिर आरएसआर की सर्जरी कौन कर रहा है? वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। विक्रम का ध्यान भी अनीता की तरफ चला गया था। उसका ध्यान भी उन दोनों की तरफ ही था। अनीता ने रोते हुए कहा, मैं अपने भाई की सर्जरी नहीं कर सकती। उसकी सर्जरी की बात सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगते हैं। डॉक्टर आरके ने कहा, फिर आरएसआर की सर्जरी कौन कर रहा है? डॉ अनीता ने रोते हुए कहा, डॉ नियति। डॉक्टर आरके को कुछ समझ नहीं आया कि अनीता किस डॉक्टर नियति की बात कर रही है। डॉक्टर आरके ने पूछा, कौन डॉक्टर नियति? अब उसकी घबराहट बढ़ गई थी। वो आरएसआर की लाइफ को किसी खतरे में नहीं डाल सकता था। डॉक्टर अनीता ने अपने आंसुओं और बहती हुई नाक को नैपकिन से साफ करते हुए कहा, वर्ल्ड की बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियति। ये वर्ड सुनकर विक्रम और डॉक्टर आरके दोनों को बहुत बड़ा शॉक लगा था। डॉक्टर आरके ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम सीरियस हो ना? तुम जानती हो ना, डॉक्टर नियति भी डॉक्टर राधिका की तरह ही एक फेमस डॉक्टर है। वो हमारे हॉस्पिटल में क्यों आएंगी? ओटी में डॉक्टर नियति ने कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए और कहा, अभी इंट्रोडक्शन का समय नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर राधिका ने मॉनिटर स्क्रीन में आरएसआर की पल्स रेट चेक की। पल्स रेट काफी कम आ रही थी। डॉक्टर नियति ने जल्दी से आरएसआर को ब्लड की बोतल लगाई। सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले डॉक्टर नियति ने आरएसआर के फेस और बॉडी को एक पार्टीशन से 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। उन्हें पता था कि वो आरएसआर का फेस देखकर सर्जरी नहीं कर पाएंगी। टीम को लगा कि शायद ये डॉक्टर ऐसे ही काम करती हो। वैसे भी किसी की उनसे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। बुलेट मसल्स की सभी लेयर्स को चीरते हुए हार्ट के पास रुक गई थी। डॉक्टर नियति ने आरएसआर के सीने के ब्लड को क्लीन किया।
आरएसआर को एनेस्थीसिया दे दिया गया था। एनेस्थीसिया लेवल को डॉक्टर अवनी कंट्रोल कर रही थी। डॉक्टर नियति जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, अवनी वैसे ही एनेस्थीसिया का लेवल बढ़ा रही थी। बाहर अनीता ने डॉक्टर आरके को हकलाते हुए बताया कि डॉक्टर राधिका की असिस्टेंट ही डॉक्टर नियति है। ये बात सुनकर डॉक्टर आरके के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अनीता ने उसे आगे बताते हुए कहा कि ये दोनों ही सर्जरी में एक दूसरे को असिस्ट करती है। अब हार्ट की सर्जरी है तो डॉक्टर राधिका इस टाइम डॉक्टर नियति की असिस्टेंट है। दोनों परफेक्ट डॉक्टर्स हैं, इसलिए ही आज तक इनका रिकॉर्ड 100% सक्सेसफुल है। कुछ देर बाद वो अपने होश में आया। उसने विक्रम से कहा, तुम चिंता मत करो, अब अगर आरएसआर के बचने की 1% भी उम्मीद हुई तो डॉक्टर नियति और डॉक्टर राधिका उसको 100% में बदल देंगी। डॉ आरके की बात सुनकर विक्रम के दिल का भारीपन थोड़ा हल्का हुआ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अंदर ओटी में डॉक्टर नियति ने बहुत ही ध्यान से बुलेट को इंस्पेक्ट किया। उसने देखा कि बुलेट हार्ट से कुछ mm की दूरी पर रुक गई है, पर उसके इम्पैक्ट की वजह से वहां के पार्ट का दबाव हार्ट पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से आरएसआर की पल्स स्लो चल रही थी। डॉक्टर नियति ने धीरे से बुलेट के पास की जगह को बड़ी ध्यान से स्कैल्पल की हेल्प से कट लगाकर थोड़ा सा ओपन किया और डॉक्टर राधिका ने बड़े ही ध्यान से फोरसेप्स की हेल्प से उस बुलेट को निकाल दिया। अब अगला स्टेप उस जगह को रिकवर करना था। आरएसआर का हार्ट रेट और गिर गया था। आरएसआर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। अगर कोई और डॉ होता तो इस सर्जरी के सक्सेसफुल होने के 1% भी चांस नहीं थे। पूरी टीम उन दोनों के वर्क को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। उन दोनों के हाथों में सच में ही जादू था। वो सभी तो ये देखकर हैरान थे, जिसे वो नर्स समझ रहे थे वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट थी। अब डॉक्टर आरके और उन सभी को ओटी के बाहर रहकर एक एक पल इंतजार करना भारी हो रहा था। वो सभी अंदर से टूट गए थे। अभी तो फैमिली को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो सभी तो चैन की नींद लेकर सोए हुए थे। क्या आरएसआर आज बच पाएगा? आखिर किसने हमला किया था आरएसआर पर? हॉस्पिटल के बाहर इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन टीम क्यों लगाई गई थी? क्या आज के बाद दिल्ली की हवा का रुख बदलने वाला था? क्या होगा मिस क्वीन का आगे का प्लान? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव likes and comments on my story Billionaire CEOs Secret Wife